नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और मेरे साथ हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर सुरेश मौर्य जी, जिन्होंने हंडिया विधानसभा से समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है। आइए उनसे वर्तमान राजनीति पर चर्चा करते हैं। सुरेश जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रज्ञा वत्सल जी। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमको आपने इस काबिल समझा कि अपने चैनल पे हमको इनवाइट किया। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप एक डॉक्टर हैं और साथ साथ एक राजनेता भी, तो इतने बड़े बड़े काम आप एक साथ कैसे निभाने वाले हैं? देखिए, समाज सेवा जी, हम लोग समाज सेवा तो कर ही रहे हैं, चाहे राजनीतिक रूप से कर रहे हों, चाहे ये मेडिकल लाइन से कर रहे हों। और शुरू से हम लोग का परिवार कोई राजनीतिक नहीं रहा है, हम लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं निकले हैं। हम जब समाज सेवा शुरू किए तो लोगों ने कहा कि अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं तो राजनीति के रूप में भी समाज सेवा आपको करना चाहिए। 2001 में इसी के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ से चुनाव लड़े और यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हुए और लोगों की सेवा करने का ठाना है। सर, ये बताइए कि हंडिया विधानसभा की परंपरागत लड़ाई में आपको लगता है कि आप परंपरा तोड़ेंगे? देखिए, होता क्या है, इस जो पार्टी बनी है, जो जिस पार्टी में हम लोग काम करते हैं, और अलग अलग दल हैं, और जो दल होता है, दल के जो कार्यकर्ता होते हैं वो रीढ़ होते हैं। और हमने देखा है कि भविष्य में भी जितने चुनाव हुए हैं या आगे चुनाव होने वाले हैं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मोहर लग जाती है चुनाव में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिल जाता है, तो हमारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो हमारा लोगों से, दल से नहीं दिल से भी रिश्ता है, वो लोग भी हमारा समर्थन करेंगे। ऐसी दिशा में हम परंपरा तोड़ने के लिए तोड़ सकते हैं। सर, हंडिया विधानसभा में समाजवादी पार्टी से कई दावेदार हैं, जिनमें पहले से ही स्थापित नेता भी हैं, जैसे निधि यादव, प्रशांत सिंह। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, हमने समाजवादी पार्टी की 20 साल सेवा की है। उसी सेवा और संगठन की जो सेवा की है और जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का अपना सामाजिक अनुभव है, अगर सामाजिक भागीदारी के अनुसार अगर हमको देते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि समाजवादी पार्टी हमको आशीर्वाद देगी। अगर समाजवादी पार्टी हमको आशीर्वाद देती है तो हम समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ेंगे, और नहीं अगर देती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दिशा निर्देश होगा हम उसके दिशा निर्देशों का पालन करके पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आज नहीं तो कल राजनीति में नंबर आता रहता है, नंबर बदलते रहते हैं, इसलिए हमको कोई ये नहीं घमंड है कि हम केवल राजनीति में आए हैं या राजनीति कर रहे हैं तो केवल चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि एक पार्टी का संविधान है, पार्टी में अपने, हमारे पार्टी समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र है। पार्टी में अपनी बात सुनने का, सुनाने का, कहने का, कहलवाने का, हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता, जो गांव स्तर का कार्यकर्ता हो, बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो समाजवादी पार्टी का संविधान है उसमें सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने समाजवादी पार्टी में आवेदन किया है, और अगर समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित है इस परंपरा को हम तोड़ेंगे। पर इस सारे चीजों के बावजूद पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे थी। ऐसे में 2022 के चुनाव में क्या बदल जाएगा? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो सामाजिक भागीदारी के समीकरण पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, अगर सामाजिक भागीदारी के अनुसार टिकट वितरण होता है, पिछली बार के चुनाव में एक होता है कि जैसे इनकम्बेंसी सत्ता का फैक्टर, हम लोग सरकार में रहे 12 से 17 तक, उस फैक्टर का भी हुआ। नई प्रत्याशी हमारे बीच में आई, और जो प्रत्याशी हमारे बीच में आई उनको यहाँ कोई जानता पहचानता नहीं था। ऐसे में समाजवादी पार्टी द्वारा जब आई तो पूरा हम लोग साथ में लगे रहे, लेकिन हम लोग पूरा उनका जो कार्य क्षेत्र था उसमें पूरा समय न देने का कारण भी हमारे समाजवादी पार्टी में थोड़ा गुटबाजी हुई, जिसके कारण हम लोग चुनाव हारे हैं। तो सर, अगर आपके कहने का ये मतलब है कि वर्तमान विधायक को ही अगर सीट दी जाती तो पहले ही सपा जीत जाती? नहीं, ऐसा नहीं है। जब 2012 में 11/2/13 को हमारे माननीय पूर्व विधायक माननीय महेश नारायण सिंह की जब डेथ हुई थी, जो स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उनको माननीय प्रशांत जी को राष्ट्रीय अखिलेश जी ने टिकट दिया। तो हम लोगों ने जब उनको जितवाने का काम किया था 2013 में, तो हम लोगों ने उनसे कहा था कि जो आप इस समय आपको जो वोट मिल रहा है, ये आपके पिताजी जो बोए हैं उसको आप काट रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में जैसा आप काम करेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे, और उसी के अनुसार कार्यकर्ताओं का जो रोष था उसमें उनका टिकट कटा। तो समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है, हम लोग केवल इंटीकम्युनिस्ट सत्ता फैक्टर में, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जुमलेबाजी करके अदर बैकवर्ड को जो भगवाया उसमें हम चुनाव हारे, न कि हम किसी को टिकट देते तो ऐसा है चुनाव जीत जाते। ठीक है, तो एक और बात बताइए हमें कि जितने भी विधायक थे वो बसपा के थे यहाँ हंडिया क्षेत्र से, जो कि बागी होकर अब समाजवादी पार्टी के हो गए हैं।
ऐसे में अगर पार्टी उन्हीं को वापस से टिकट दे देती है तो क्या बड़े दिग्गज नेताओं की गुटबंदी नहीं दिखेगी? देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पे अनुशासन है और अनुशासन में इतने बड़े नेता हम लोग नहीं हैं कि हम उनका विरोध करने जाएंगे। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश ही हो जाएगा कि इन्हीं की मदद करनी है, इन्हीं को जिताना है, तो हम लोग भाई पार्टी के साथ हैं। हम पार्टी से बगावत नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है और पार्टी से हम लोग बगावत नहीं कर सकते। हंडिया की जो भी राजनीति है वो सारी की सारी पूर्व कैबिनेट मंत्री के आसपास ही घूमती हुई दिखाई देती है। ऐसे में आपको लगता है कि अब ऐसी बात नहीं है? देखिए, हुआ क्या, हमारे माननीय मंत्री जी कई बार मिनिस्टर रहे और कई बार मंत्री भी रहे और विधायक भी रहे, और इनकी जो शुरुआत हुई है हमारे समाजवादी पार्टी जो सोशलिस्ट विचारधारा है उससे ही ये विधायक बने थे, और जनता का प्यार उनको मिला। बीच में जनता का प्यार उनको नहीं मिला, जनता ने उनको नकार दिया। तो ऐसी परिस्थिति में अब जो हमको लगता है, हमारे इस क्षेत्र में हम लोग जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि अब उनको जनता का प्यार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है सर, आप एक डॉक्टर भी हैं, तो हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं। अभी हाल में एलोपैथिक डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक सर्जन्स के बीच में बहुत बवाल हुआ था। ऐसे में आयुर्वेदिक सर्जन्स को सर्जरी का अधिकार मिल गया है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। हम तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पक्ष में हैं, इसलिए पक्ष में हैं कि अगर जैसे गांव में कोई हमारा पिता है, हमको पैदा किया, आयुर्वेद से ही एलोपैथ की उत्पत्ति हुई है। तो जैसे पिता पैदा हुआ, जब बेटा बड़ा हुआ तो पिता को कहा कि हम आपको दबाएंगे, आपको मारेंगे, आपको गरियाएंगे। यही स्थिति इस समय एलोपैथी आयुर्वेद में हुई है, तो हम तो आयुर्वेद का समर्थन करते हैं। जी, इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सर। हंडिया में जितना भी विकास है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बहुत है, और क्या ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें विकास का होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, यहाँ तो सबसे पहले जो हमारा जो किसान है, जो अन्नदाता हैं, उनकी फसलें बर्बाद होती हैं, और उनकी जो फसलें बर्बाद होती हैं तो सिंचाई जो पानी जगह जगह इकट्ठा होता है। अगर हम लोगों को मौका मिलेगा, हम तो जब ब्लॉक प्रमुख थे तब भी ड्रेन का काम करवाए थे, तो जो जल भराव होता है तो सबसे पहले उसकी आवश्यकता है। और जो हम लोगों के समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो अभी अस्पताल बने थे, दुल्हापुर में अस्पताल बना था, संसारीपुर में बना था, उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा। हमारे उपरदहा में CSC है, CSC में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, तो जो गरीबों का इलाज होना चाहिए उस हिसाब से गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा है। तो हमारी तो शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सब हमारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो हमारी प्रथम वरीयता में है। सर, आपने हंडिया से जो दावेदारी की है वो एक मुख्य धारा के नेता के रूप में है। ऐसे में आपकी अपनी रणनीति क्या होगी समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी में काम करते हैं और समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, और हमारी जो भूमिका होगी, जो हमने आपसे पहले ही बताया कि हमारा जो लोगों से लगाव है, हम ब्लॉक प्रमुख थे तब भी, आज नहीं है तब भी, लोगों के सुख दुख में लोगों की सहायता करते हैं। जो हमारे गरीब हों, जो गरीब तबके का लोग है, दबे पिछड़े लोग हैं, हमारा उनसे दल से रिश्ता न हो, दिल से रिश्ता है, और उन लोगों के यहाँ हमेशा सुख दुख में हमेशा पहुँचने का काम करते हैं। ऐसे में हमें आशा और विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हमको जरूर मिलेगा। जी सर, वर्तमान सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, वर्तमान सरकार से हम इसलिए असंतुष्ट हैं, वर्तमान सरकार में अमन चैन नहीं है। जो कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं लोगों को, जैसे कि इन लोगों ने कार्रवाइयाँ की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिन्हित करके कार्रवाइयाँ की, उससे गुंडों में थोड़ा सा खैफ आ सकता है, लेकिन आम आदमी में अमन चैन नहीं है। पर यह भी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी होती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, किसी की भी सरकार हो, कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो अपने आप को, जिसकी सरकार होती है उसी सरकार में जाकर के अपने आप को कहते हैं हम इस पार्टी के आदमी हैं, वो अराजकता पैदा करते हैं। तो वो कार्यकर्ता ही तो होते हैं जी। तो आप कहना चाहते हैं कि आप एक कार्यकर्ता? नहीं, देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक ये है कि कार्यकर्ता बनना और एक्टिव कार्यकर्ता रहना, सक्रिय कार्यकर्ता रहना, उसमें अंतर है। लेकिन ये राजनीति है। राजनीति में अगर हमारे पास, जैसे हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारे पास ईमानदार आदमी भी आएगा, बदमाश आदमी भी आएगा, चोर भी आएगा, हर आदमी आता है। लेकिन जनप्रतिनिधि की एक मजबूरी होती है, इसलिए उसकी सिफारिश कर देता है, बाद में जब समझता है तब अपने आप को बैक करता है। जी, तो फिर इन्हीं गलतियों के चलते
आपकी पार्टी का ही नाम बदनाम होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का, चाहे उसमें न्यायपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, आप लोगों का नाम नहीं लेना चाहते, सब पे इनका जमावड़ा हो गया है। और ये लोग न्यायपालिका में भी दखल दे रहे हैं, व्यवस्थापिका में भी दखल दे रहे हैं, कार्यपालिका में भी दखल दे रहे हैं। अभी देखिए, जो अभी नियुक्ति हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी नियुक्ति हुई है, इन्होंने जितने संघ के लोग थे उन्हीं की नियुक्ति की है, बाकी किसी की नहीं की है। तो हमारा अपना मानना है कि संसद से, सड़कों से लेकर सदन तक ये नारा गूंजेगा, अगर भाग्य सुरक्षित नहीं होगी तो आपस में भाईचारा टूटेगा। ये मेरा मानना है। सरकार का तो कहना है कि उन्होंने अपराध पे बहुत अंकुश लगाया है, उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, अपराधी डरे हुए हैं, इससे आप कहां तक सहमत? नहीं, अपराध डेली के डेली हो रहे हैं। डेली हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार भी हो रहे हैं, डकैती भी हो रही है, छिनौती हो रही है। इलाहाबाद में हुआ, नैनी में हुआ, हम तो जहाँ हैं वहीं बता रहे हैं। अभी हंडिया में हुआ, झिरीरी में हुआ, आप लोग पत्रकार, आप लोगों को पता ही होगा। तो कहाँ अंकुश है? आप बताइए कहाँ अंकुश है? आज की राजनीति में ऐसी क्या चुनौतियां हैं जो आज के नेताओं के सामने हैं? देखिए, राजनीति में जो चुनौतियां हैं, सबसे पहले तो आदमी सब आज का परिवेश है। पहले होता था, गांव का एक सरपंच होता था, वो कह देता था कि जाइए वोट आपकी सबकी हो गई। लेकिन आज का जो परिवेश है, फेस टू फेस, डोर टू डोर की राजनीति हो गई है। और अगर अब मतदाता आपको अच्छी तरह से जानता है, पहचानता है, तो आपको निश्चित है कि आपको समर्थन करेगा। ये बड़ी चुनौती है कि घर घर सबको जाके जनप्रतिनिधि के रूप में पहुंचना। सर, प्रयागराज जिले में कुल 12 सीटें हैं, जिनमें 3 अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है और 1 पे समाजवादी पार्टी के नेता है। तो ऐसे में जो बाकी बची सीटें हैं, उन पे सामाजिक समीकरण बैठाने में क्या कठिनाई आने वाली है? देखिए, जहाँ तक हमारा अपना मानना है, समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सब अनुशासित हैं। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा वो उसी हिसाब से काम करेंगे। और इस समय हम लोग इस इलाके में अपने क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में आक्रोश है, इसलिए हम लोग कोई समीकरण बैठने नहीं है। जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट दे देंगे वो निश्चित है समाजवादी पार्टी की टिकट से जीतेगा। आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, ऐसे में हंडिया क्षेत्र के विकास के लिए आपका क्या क्या योगदान रहा है? जी, जब हम ब्लॉक प्रमुख थे 2001 में, तो सबसे पहले हमारा जो अपना मानना था, किसान, रोजगार, युवा, ये हमारी पहली प्राथमिकता थी। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने आपसे बताया भी कि छीरी ड्रेन में काम करवाया था, ये भीटी की ड्रेन में काम कराया था। जो जहाँ जल भराव होता था, हमारे किसानों, अन्नदाता की फसलें नष्ट हो जाती थी, उसमें रोजगार पैदा करने के लिए हमारे पास तो कोई भाई सरकार नहीं थी, लेकिन हम लोगों को एक योजना थी, SGRY, सुनिश्चित रोजगार योजना। उस योजना के अंदर 22.5% अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होता था। उसके लिए मैंने योजना बनाई, लोगों को ठेले देने का काम किया। और जब ठेला हमने बांटा तो यहाँ से योजना बनी। तो हमारा अपना मानना था कि जो हम ये ठेले के वितरण कर रहे हैं, रिक्शा ठेला जो टाली ढोई जाती है, जिससे आदमी सामान ढोता है, बोरा गेहूँ सब्जी ढोता है, तो हमारा अपना मानता था गरीब आदमी है, अगर 100-200 कमाएगा, अगर 150 रुपये अपने खुद मार्केट में खर्चा भी कर दिया, लेकिन अगर 100 रुपये का अगर अपना घर के लिए सामान ले जाएगा, तो निश्चित है उसके घर के बच्चे हमको आशीर्वाद देंगे। ये रोजगार क्षेत्र में हमने काम किया। पूरे हंडिया ब्लॉक में हमने नवयुवक मंगल दल का गठन करवाया, और युवक मंगल दल का गठन करवा करके सारे रजिस्ट्रेशन करवाया, और सारे युवक मंगल दल को अपने तरफ से भाला, चटाई, जो भी खेलकूद के सामान होते हैं, उसको हमने देने का कार्य किया था। जो हमारे विकलांग थे उनके लिए ट्राईसाइकिल देने का काम किया था। जो कान के बहरे थे उनको कान की मशीन देने का काम किया था। कुछ हमारी जो महिलाएं रोजगार नहीं कर पा रहे थे, उनको सिलाई मशीन भी हम माना साल में कार्यक्रम करके बंटवाए थे। और चश्मा वितरण भी हमने करवाया था, आज भी करते हैं हम लोग। चश्मा पे हमारी मानता है कि जब बच्चा छोटा होता है, तो जब माता पिता के पास अपने गोदी में रहता है, 10 बार अगर अपने पिताजी से पूछे वो क्या है, तो 10 बार माता पिता बताते हैं कि ये चीज है। लेकिन जब पिताजी को आंखों से कम दिखाई पड़ता है, तो बेटा कहता है कि अगर एक बार पूछ लिए क्या है, अगर बता दिए कि ये प्रज्ञा वत्सल मिश्रा जी हैं, तो कहेंगे क्या कहें प्रज्ञा, पिताजी को दिखाई कम पड़ता है, तो प्रज्ञा वत्सल मिश्रा जी हैं। 2 बार पूछ लिया, नहीं समझ में आया। जब आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था, आप बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं? इसलिए हमारी अपनी मान्यता है कि अगर प्रज्ञा वत्सल मिश्रा जी को देखने के लिए अगर हम उसको चश्मा दे दें, आंख की रोशनी दे दें, तो निश्चित रूप से वो हमको आशीर्वाद देगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने 2001 से 2006 तक काम किया था। आज भी समाज सेवा करता हूं। जो भी गरीब
गरीब अमीर, चाहे अमीर किसी भी तबके का लोग आते हों, हम पार्टी से नहीं पूछते, लेकिन उसकी सहायता जरूर करते हैं। चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे कोई किसी की मृत्यु हुई है, अगर कोई भी फरियादी आया है, हमने उसकी सेवा जरूर की। इसी पर मेरा एक अगला सवाल है, ये बताइए कि पंचायत चुनाव के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे आपके जी हिसाब से? बिल्कुल प्रभावित करेंगे। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल चुनाव लड़ाना चाहती है, तो ये जो गांव का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, वो व्यक्तिगत संबंधों पे होता है। देखिए होता क्या है, ग्राम पंचायत के चुनाव में 99% वोट कास्ट होता है, और जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें 55-52% वोट कास्ट होता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में 60% वोट कास्ट होता है। इसका कारण है, पंचायत चुनाव में होता क्या है, कोई दल से वोट नहीं देता, जो किसी भी दल के लोग हैं जिससे अपना व्यक्तिगत संबंध होता है, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर वोट मिलती है। तो ऐसे में हमें लगता है पंचायत चुनाव का असर निश्चित ही राजनीति पे पड़ेगा। सुरेश जी, अगर आपको हंडिया की जनता अपने विधायक के रूप में चुनती है, तो हंडिया की जनता के लिए आपका पहला काम क्या होगा? जी, सबसे पहला काम हमारा होगा, हम हंडिया की जनता को, जो हमारे हंडिया की जनता है, उसको नागरिक सुरक्षा देंगे। हमारा काम है अमन चैन काम करना, नागरिक सुरक्षा देना और लोगों के लिए रोजगार पैदा करना। इसलिए नागरिक सुरक्षा से आपका क्या मतलब है? नागरिक सुरक्षा से मतलब यह है कि आज की तारीख में जो आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, असहज महसूस कर रहा है, किसी भी दल का आदमी हो, देखिए जब आदमी जनप्रतिनिधि हो जाता है तो सबका प्रतिनिधि होता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आदमी सबका प्रतिनिधि है तो सबको साथ को लेकर चलना पड़ेगा। तो हमारा अपना मानना है कि युवा, रोजगार, किसान, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए और नागरिक सुरक्षा, आपसी भाईचारा, अमन चैन स्थापित करते हुए हम लोगों को काम करना चाहिए। जी, आखिर में सुरेश जी, आप हंडिया की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हंडिया को जनता को हम संदेश ये देना चाहेंगे कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित ही आने वाले समय में हम किसान, रोजगार और अपने नौजवान साथियों के लिए जो 2001 से 2006 तक काम किया है, उस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और बेहतर सुविधा, चाहे मेडिकल की सुविधा हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे सड़क की हो, उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। दूसरा, हम लोग जैसे कि जिससे भी जो गरीब आदमी हो, जैसे हमारे यहाँ वृद्धा आश्रम की आवश्यकता है, विधवा आश्रम की आवश्यकता है, उसके भी हम परिकल्पना को परिपूर्ण करने का काम करेंगे। और जो भी हमारे वृद्धाश्रम हो, जो 60 साल के बाद जिनके माता पिता की सेवा नहीं हो रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब सेवा नहीं करते, लेकिन उनको भी हम वृद्धाश्रम बना करके, विधवा आश्रम बना करके लोगों की सेवा करेंगे, दिन दुखियों की सेवा करेंगे। और आप लोग, इन लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो आगे भी कार्य करते रहेंगे। सुरेश जी, हमारे शो पे भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रज्ञा वत्सल मिश्रा जी, आपको भी, आप हमारे यहाँ आई और हमारा आपने इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम को धन्यवाद। नमस्ते। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ थे डॉक्टर सुरेश, जिन्होंने हमें ये बताया कि जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, उन्होंने हमें बताया कि कैसे वो आगे विधानसभा चुनाव में विधायक बनने के बाद हंडिया की जनता के लिए कितना सारा काम करना चाहते हैं, चाहे वो नागरिक सुरक्षा से लेकर हो, चाहे वो लोगों की सेवा करने की चाह को लेकर हो। इसी तरह आपको अन्य राजनेताओं से मिलवाते रहेंगे। इजाजत दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।